हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल समानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेन होल्डिंग, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेन होल्डिंग होता क्या है। तो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। ए, बी एंड सी। ए कंपनी के पास बी कंपनी के मोर देन 50% शेयर है, बी के पास सी के मोर देन 50% शेयर है। तो ए लिमिटेड हुई होल्डिंग कंपनी और ए हुई सब्सिडरी कंपनी, और इस रिलेशनशिप के लिए बी हुई होल्डिंग कंपनी और सी हुई सब्सिडरी। तो ऐसे केसेस में ये चेन होल्डिंग होती है, तो ये सी भी ए कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। जब हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सब्सिडरी की कोई सब्सिडरी कंपनी होती है, वो भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो जाती है। तो इस केस में ये सब सब्सिडरी हो जाएगी, ये सब्सिडरी और ये होल्डिंग कंपनी। तो ये होता है चेन होल्डिंग। एग्जांपल ऐसा भी होता है, बी सी, ए में बी और बी ने सी में, सपोज इसने 60% इन्वेस्ट कर रखा है, इसने 60%, और ए की भी डायरेक्ट होल्डिंग हो सकती है, सपोज 120%। तो ये भी एक एग्जांपल है चेन होल्डिंग का। और ऐसा हो सकता है कि ए की सब्सिडरी बी सी डी, और बी सी डी ने इन्वेस्ट कर रखा है ई में। सपोज इसने 60% कर रखा है, इसने 10%, इसने 20%, और इसका मतलब 60%, 60%, 60%। तो ये भी एक एग्जांपल है चेन होल्डिंग का। अब चेन होल्डिंग में हमें क्या डिफरेंस होता है, क्या कैलकुलेशन में नई चीज क्या होती है, वो हम देखते हैं। तो चेन होल्डिंग में जो डिफरेंस होता है कैलकुलेशन में, वो होता है कैपिटल प्रॉफिट के केस में। और कैपिटल प्रॉफिट में दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको एग्जांपल के उससे बताऊंगा, एग्जांपल का यूज करके। ए बी सी, सपोज यही 60%, 60%। ए का है प्री एक्विजिशन, सी का है प्री और पोस्ट एक्विजिशन, बी का है प्री और पोस्ट एक्विजिशन। सपोज 100, 30, 80, 20। ओके। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास सब सब्सिडरी का केस होता है, तो हमें जो कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, रेवेन्यू रिजर्व जो भी है, वो हमें पहले सी के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सी का सपोज ये प्री एक्विजिशन और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। अब ये डिवाइड किस में होता है, माइनॉरिटी में, और माइनॉरिटी में और होल्डिंग कंपनी में। तो उसमें बी का हिस्सा और माइनॉरिटी का हिस्सा 60%, 60, 40, 30 का 60%, 18, 12। तो ये बी का हिस्सा है, माइनॉरिटी का हिस्सा। ठीक है। और अब क्या होता है, ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो बी का हिस्सा है, वो इधर जाके जो बी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा। ये हुआ 38। 38 अभी आगे किस में डिवाइड होगा, होल्डिंग कंपनी में, मतलब ए में और माइनॉरिटी में। तो 38 में 60%, 22.8 और 15.2। ओके। अब बात आती है हमने रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ नहीं होता है, जो भी चेंज होता है इन दोनों मेथड में, वो कैपिटल प्रॉफिट में होता है। तो अब कैपिटल प्रॉफिट, ये जो बी का हिस्सा है 60%, ये हम इधर ऐड करेंगे। अब हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में जो भी कैपिटल प्रॉफिट सब सब्सिडरी में, जो भी सब्सिडरी का जो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा है, वो ऐड हो जाता है यहाँ पे, और 140 ये डिवाइड हो जाता है फिर होल्डिंग कंपनी में और माइनॉरिटी में। तो 140 60%, ओके, 84 और 56। ये है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। जो भी सी का प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा, मतलब जो भी सब सब्सिडरी का है वो सब्सिडरी और माइनर में होगा। सब्सिडरी का पार्ट, कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट सब्सिडरी के कैपिटल प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और फिर वो होल्डिंग कंपनी में डिवाइड हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी में। तो जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे,
तो क्या होगा, हम लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम लेंगे जो बी में इन्वेस्ट करने की है प्लस सी में इन्वेस्ट करने की है। ए ने बी में जितना इन्वेस्ट किया वो और बी ने सी में जितना इन्वेस्ट किया वो, उसमें से माइनस करेंगे शेयर कैपिटल में उनका हिस्सा। तो बी में ए का बी में कितना हिस्सा है उसकी कैपिटल, और बी का सी में कितना हिस्सा है उसकी कैपिटल। फिर हम लेस करते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो ये जो फाइनली बी का जो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा है, मतलब होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है बी के उसमें से, वो हम इधर से लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस वाले प्रॉफिट में सी के कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा भी इंक्लूड है, तो मतलब ये हमारा फाइनल कैपिटल प्रॉफिट हो गया, और वो इसमें से लेस कर देंगे तो हमारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जो भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। ओके, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, तो डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया डिफरेंस जो है वो कैपिटल प्रॉफिट का है। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट है, ये सब सब्सिडी में जो कैपिटल प्रॉफिट है बी का, वो यहां पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट इधर कॉस्ट ऑफ गुड कंट्रोल की कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो अब वो कैसे होता है वो मैं बताता हूं। यहाँ पे जब नहीं आएगा तो यहाँ पे ये 80 रहेगा। ठीक है, ये 80 रहेगा और ये इसमें डिवाइड हो जाएगा कैसे, 48 और 32। तो जब हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी सेम ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी माइनस शेयर कैपिटल आ जाएगी सेम ऐसा कैसा, और माइनस जब हम कैपिटल प्रॉफिट करेंगे तो कैपिटल प्रॉफिट एक ये प्रॉफिट, ये क्या है बी का कैपिटल प्रॉफिट, और जो सी का है वो हमने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में जो सी का जो कैपिटल प्रॉफिट है मतलब सब सब्सिडी का, वो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ उसमें से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन में आता है। तो कैपिटल प्रॉफिट ऑफ बी, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सी इन सी एंड इन बी, तो यहाँ से लेस हो जाएगा, मतलब ये 60 इधर से लेस होगा और इसका जो 48 का हिस्सा है वो इधर से लेस होगा। तो ओनली डिफरेंस इज कि कैपिटल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो डायरेक्ट मेथड में जो सब सब्सिडी का वो प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेशन में डिडक्ट करना है। इनडायरेक्ट मेथड में सी का प्रॉफिट बी में ऐड होगा और बी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर सिर्फ वही ऐड होगा। तो डायरेक्ट मेथड में दो कैपिटल प्रॉफिट आते हैं, और इनडायरेक्ट में सिर्फ जो, क्योंकि बी सी का एडजस्टमेंट ऑलरेडी इधर हो जाता है तो इसलिए एक और मतलब अलग से बाद में उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम जल्दी से इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो मैंने इधर क्वेश्चन लिख रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है शेयर कैपिटल रिजर्व पी&एल क्रेडिटर फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट बी और सी इन्वेंट्री डेटर्स। ए ने 750 शेयर एक्वायर कर रखे हैं बी में, और बी ने 400 शेयर एक्वायर कर रखे हैं, और 30 जून को एक्विजिशन डेट है और 1 जनवरी का बैलेंस दे रखा है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखते हैं सबसे पहले। तो बी और सी में, तो बी और सी में 750 और ये शेयर प्राइस एक्चुअली 100 है। ओके, तो 75% हिस्सा होगा ए का और बाकी माइनॉरिटी है 25%, 400 600। तो मतलब अब इसमें बी का हिस्सा है 66.66 और 33.33। ओके, अब हमें देखना है डेट ऑफ एक्विजिशन है 30 जून, तो हमें देखना है प्री और पोस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सी का। सबसे पहले हमें सब सब्सिडी से स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ आपने वो देखा रिजर्व और पी&एल का बैलेंस सी का। तो प्री में ये 30 जून का, ये हमारा एक तारीख का 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस है रिजर्व एंड पी&एल। तो वो ओपनिंग है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। तो कितना है 6000 और 1000, एक्चुअली 5000 मिस हो गया था, तो पी&एल का बैलेंस है 5000। तो प्री एक्विजिशन में हमें 6000 और 1000 यहाँ पे लिख दिया। पोस्ट अभी प्री है हमारा ओपनिंग है, ठीक है, और
देखो 1 जनवरी का हमें बैलेंस दे रखा है और 30 जून हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो 1 जनवरी से 30 जून का वो भी हमारा प्री हुआ, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो 6000 रिजर्व का बैलेंस था, बढ़ के हो गया 7200, मतलब 1200 करंट ईयर का है। 1200 करंट ईयर का है तो उसमें प्री कितना है, पोस्ट कितना है, तो 6 महीने का हमारा पीरियड प्री है, 6 महीने का पोस्ट है, तो हाफ 600 प्री हो गया, 600 पोस्ट हो गया। तो पोस्ट, तो 600 हमारा प्री हो गया रिजर्व। ओके, अब पोस्ट में हमारा रिजर्व कितना है, पीएनएल कितना है, तो पोस्ट में 600 हमारा रिजर्व हो गया, पीएनएल 1000 था, बढ़ के हो गया 5000, तो मतलब करंट ईयर में हमारा 4000 बढ़ा है। 4000 में हाफ हाफ, 2000 प्री हुआ और 2000 पोस्ट हुआ, तो 2000 हमारा प्री हो गया और 2000 हमारा पोस्ट हो गया। ओके, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 एक 7, तो 9600 रिजर्व ले लिया, पीएनएल ले लिया, पीएनएल 4000 से बड़ा है, तो 4000 से बड़ा है 2000, 2000 वो हमारा पीएनएल का यहाँ आ गया। रिजर्व कितने से बड़ा है, 1200 से बड़ा है, तो वो इधर आ गया 600 और 600, तो 9600 और 600 ये 2000 ये डिवाइड हो जाएगा बी में और माइनॉरिटी में, तो 66.66 और ये 33, तो ये हो जाएगा 640320, ये हो जाएगा 2/3। ओके, 2/3 हुआ तो कितना हुआ, 400 200, और फिर ये भी 2000 हो जाएगा 2/3 6, तो ये हो जाएगा 1333 और 667। ये हो गया हमारा सी की कैलकुलेशन। अब बी की कैलकुलेशन में क्या करना है हमें, तो हाँ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो ये हमारा सॉरी मैसेज क्या है, रिजर्व पीएनएल और क्रेडिटर्स। अब हम देखेंगे बी का, ठीक है, तो बी का प्री कितना है, बी का पोस्ट कितना है, तो प्री में हमें रिजर्व दे रखा है, रिजर्व पीएनएल 8000 1000, ओके। सेम 8000 था रिजर्व, बढ़ के हो गया 10000, तो मतलब 2000 बढ़ा है, 2000 बढ़ा है मतलब आधा आधा 1000 प्री हो गया, प्री रिजर्व, और 1000 हो गया ये रिजर्व पोस्ट। पीएनएल 4000 हो गया था, कितना 1000, मतलब 3000 बढ़ा है। अब 3000 बढ़ा है तो मतलब वही आधा आधा 1500 और 1500, तो 1500 पीएनएल प्री हो गया और ये पीएनएल 1500 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये जो 6400 है ये इधर ऐड हो जाएगा, ये हमारा सी का कैपिटल प्रॉफिट में होगा ऐड, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट तो हमेशा ही ऐड होगा, ठीक है, जो भी है रिजर्व और पीएनएल, बट अगर क्योंकि डिफरेंस होता है सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट में, तो इनडायरेक्ट मेथड में कैपिटल प्रॉफिट भी इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ये तो रेवेन्यू प्रॉफिट तो नॉर्मली भी ऐड हो गई, तो रेवेन्यू ये हमारा 600 क्या था, ये रिजर्व था, तो रिजर्व 400 ऐड हो जाएगा जो इसका हिस्सा है, और 1333 इधर ऐड हो जाएगा, तो अब इसकी टोटल कर लेंगे, तो 8 9 10 11 11 6 17 17900 और 1400 और 2833, ठीक है। ये अब आगे हमारा डिवाइड हो जाएगा, ये किस में डिवाइड हो जाएगा, ये और ए में और माइनॉरिटी में, तो उनका हिस्सा क्या 75 और 25, सो 25 कितना हुआ
ओके, इसको 17900 डिवाइड बाय 4। ओके ओके ओके, तो ये हुआ 4475 माइनॉरिटी का हिस्सा हुआ, और 17900 4475 25 4 13, सो ये हुआ 13425 एक का हिस्सा हुआ। अब 1400 में 25% 350, और जो हुआ 1050 ये एक का हिस्सा और ये माइनॉरिटी का। अब इसमें से भी उनका हिस्सा, माइनॉरिटी का हिस्सा, और 25% 2833 डिवाइड बाय 4, 708। तो 708 और इसमें 708 जाएगा तो कितना होगा? सो 102.125, तो ये हमारा हो गया। और जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 85 प्लस 53, 85,000 53,000, ये दोनों टोटल हो जाएगा, कितना हुआ? 138,000। कैपिटल में उनका हिस्सा कितना है? इसका है 75%, मतलब 75,000। ओके, और 60,000 में उसका हिस्सा है, मतलब 400 शेयर, मतलब 40,000। तो ये होगा 115,000। कैपिटल प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी सी का एडजस्ट हो रखा है 13425। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड। सी का सब सब्सिडी का लिया, सब्सिडी में बांटा, फिर सब्सिडी में बांटने, सब्सिडी में ऐड करके फिर उसे माइनॉरिटी और होल्डिंग में बांटा। तो इसमें इन दोनों को ऐड करके जब ये डिडक्ट, मतलब इसमें से जब ये दोनों डिडक्ट करेंगे तो हमारे गुडविल का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अभी मैं पूरा कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा एक मोटिव ये है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कैसे कैलकुलेट करना है वो, ठीक है। अब ये तो हमारा था इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? डायरेक्ट मेथड में जो सी का हिस्सा है वो बी के इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, वो अलग से हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में देंगे, में एडजस्ट करेंगे। तो सी का जो कैपिटल प्रॉफिट है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। ये हम डायरेक्ट अप्रोच देख रहे हैं। तो यहाँ का क्या होगा? 8 9 10 11 11,500। ओके, ये 11,500 माइनॉरिटी उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो माइनॉरिटी में कितना है? 2 4 8। ओके, 2875। ओके, और जो बाकी बचा हुआ है कितना है वो? 11500 2875 25 4 6 10 8 8625। ये एक का हिस्सा हो गया कैपिटल प्रॉफिट में। तो अब जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, वहां से आएगा। कैपिटल का हमने देखा, अब ये कैपिटल का है। और जब कैपिटल प्रॉफिट जब हम लेस करेंगे, तो एक तो ये कैपिटल प्रॉफिट जो ए का है, और जो भी अमाउंट यहाँ पे था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, तो जो हमारा सी का जो भी हिस्सा था कैपिटल प्रॉफिट में, जो बी का हिस्सा था वो यहाँ से लेस हो जाएगा। तो यहाँ जो अभी हमने रिमूव कर दिया एक्चुअली मैंने, सॉरी, तो वो अमाउंट और ये ए का हिस्सा बी के प्रॉफिट में, और बी का हिस्सा जो सी के प्रॉफिट में था वो यहाँ से कैपिटल प्रॉफिट में था, वो लेस हो जाएगा। और उसके बाद हमारे कैपिटल रिजर्व गुडविल आएगा। तो इस तरह से डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में सी का हिस्सा, सी मतलब सब सब्सिडरी के प्रॉफिट में, कैपिटल प्रॉफिट में जो सब्सिडरी का हिस्सा होता है वो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेशन में डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट मेथड में सी के कैपिटल प्रॉफिट, मतलब सब सब्सिडरी के कैपिटल प्रॉफिट में जो सब्सिडरी का हिस्सा होता है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, वो आगे जाके मेन होल्डिंग कंपनी में डिवाइड होगा, और जो मेन होल्डिंग कंपनी का जो शेयर आता है वो लेस होगा इधर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। ये है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में
डायरेक्टली वो जो सी का सब सब्सिडी के प्रॉफिट में जो हिस्सा था बी का, वो डायरेक्टली इधर आके ऐड हो जाएगा, इधर बी में ऐड होके फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप एक बार दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसका प्रॉपरली आंसर करूँगा। कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं। ओके, और आप प्रैक्टिस करें, और आपको मेरा बताने का समझ में आ रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।